कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब जो हम निकालते हैं सीधा, क्योंकि हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग के हिसाब से लिक्विडिटी का मतलब सीधा सीधा मनी सप्लाई से है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी हुई। चैप्टर नंबर 5 मनी में, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी में आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना कि मनी सप्लाई कैसे होती है, कौन लोग करते हैं, मेजरमेंट कैसे होता है। बैंकिंग में हम उसी मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, यानी RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, उस मनी सप्लाई को कभी भी बढ़ाता है घटाता है ताकि सारी चीज़ें इक्वल रहें, स्टेबल रहें। अब स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है किसी भी इकोनॉमी में, उसको हम इक्विलिब्रियम मानते हैं। तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में कैसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल रहें। डिमांड और सप्लाई के इक्वल रहने की कंडीशन को इक्विलिब्रियम माना गया। इस कंडीशन में प्राइजेस जनरली कांस्टेंट रहते हैं, प्राइजेस पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम। ये चीज़ आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है। अब जब इसी चीज़ को हम मैक्रो लेवल पे लेके जाएंगे तो इसकी दो अलग डिफरेंस आ सकते हैं, दो अलग कॉन्सिक्वेंसेस वाली कंडीशंस क्रिएट हो सकती है कि अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है आपस में, तब क्या हो सकता है, या तो डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, या तो डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी। मार्केट इक्विलिब्रियम की थ्योरी में हमने ये जाना था कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऐसे में टेम्पररी प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म पर्पज पे प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी और ये कंडीशन दोबारा से इक्विलिब्रियम की बन जाएगी। यहाँ पर इस कंडीशन को अगर हम मैक्रो लेवल पे लेके जाएं तो प्राइस का बढ़ जाना मतलब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट हो जाने से, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाने से, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाने की कंडीशन को ही हम इन्फ्लेशन मानते हैं किसी भी इकोनॉमी में। वही जब दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन होती है जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जनरली प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि वो प्रोडक्ट के प्राइसेस डाउन कर देते। प्रोडक्ट के प्राइस डाउन करते ही डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है और इक्विलिब्रियम दोबारा से आ जाता है। मैक्रो लेवल पे प्राइस घट जाना मतलब जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीमेंट आ जाने से है। इस जनरल प्राइस लेवल में अगर डिक्रीमेंट आते हैं तो इसी कंडीशन को हम डिफ्लेशन कह देते हैं। तो यही हमारे लिए डिफ्लेशन की कंडीशन बन जाती है। अब इक्विलिब्रियम हर एक गवर्नमेंट, हर एक सेंट्रल बैंक मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये कंडीशन भी सही नहीं है देश के लिए और ये कंडीशन भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। दोनों ही कंडीशन किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इन कंडीशंस को हम नॉर्मल कैसे करेंगे, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। कैसे मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है और उस कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो अब हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेशन की जो कंडीशंस हैं किसी इकोनॉमी में जो क्रिएट हो जाती हैं ड्यू टू एक्सेस डिमांड, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब मैंने आपसे कहा, इससे पहले समझाया हमने बात करी इस बारे में कि इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो इसी को हमने इन्फ्लेशन जनरली मान लिया और हमेशा माना जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली शो करता है कि लोग अब ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं या उनके पास मनी सप्लाई बढ़ चुकी है। मनी सप्लाई बढ़ जाने की वजह से हर एक इंसान जो इकोनॉमी में रह रहा है, हर एक पब्लिक का जो मेंबर है, वो अपनी कोशिश करता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई के साथ साथ वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करे। अगर किसी भी इंसान के इनकम लेवल में इंक्रीमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो उसी हिसाब से लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज करते हैं, ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो अमूमन महंगे ही आते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी
महंगे प्रोडक्ट खरीदने की तरफ जा रही है, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट, ताकि वो लिमिट जो भी लिविंग स्टैंडर्ड की है वो अचीव कर पाएँ, बहुत आराम से स्टेबल रख पाएँ अपने आप को उस पर। तो ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लोग जो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट है उनको खरीदना पसंद करते हैं, और इसकी वजह से प्रोड्यूसर अपने आप को ओरिएंट कर लेता है कर लेगा महंगे प्रोडक्ट बनाने को। अब क्योंकि प्रोड्यूसर अपने आप को किसी चीज़ के लिए मतलब ओरिएंट कर दे रहा है, फोकस कर रहा है उन प्रोडक्ट पे जो ज़्यादा महंगे, क्योंकि कंज्यूमर वही खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो लोग जिनके पास मनी सप्लाई नहीं है, ज़्यादा इनकम नहीं है, ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा सैलरी नहीं आती, जो भी इनकम रिसोर्सेज है वो ज़्यादा नहीं है, ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसी को हम बोल देते हैं इन्फ्लेशन। रिच सेक्शन के लिए कभी भी इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन हमेशा एवरेज सेक्शन या पुअर सेक्शन के लिए होता है। रिच सेक्शन के पास इतने फंड्स अवेलेबल होते हैं कि वो जब चाहें तब अपने लिए सामान खरीद सकें, चाहे वो महंगे ही क्यों ना हो। अब अगर हर एक इंसान, और ज़्यादातर रिच सेक्शन बहुत महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश करेगा, तो ये ऑफ कोर्स महंगे प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने आप को इसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगा देगा, एंड दैट विल इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, विच विल टर्न इनटू इन्फ्लेशन कंडीशन। प्रॉब्लम कर देता है, इन्फ्लेशन की कंडीशन ला देता है। तो मेन रीज़न बैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें, जो इन्फ्लेशन का हुआ वो मनी सप्लाई के बढ़ जाने से हुआ, कि लोगों की इनकम लेवल बढ़ी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंच गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, इसी ने इन्फ्लेशन कर दी। बीइंग इन अ टैक्स बैंक, तो आरबीआई की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि इन्फ्लेशन की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, कर्व करने के लिए, वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में से थोड़ा सा डाउन कर दें। मनी सप्लाई अगर डाउन कर देंगे तो सभी लोग, जो जनरल पब्लिक है, वो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ फंड्स हो जाएंगे, पैसे ज़्यादा होंगे नहीं, तो वो सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। सस्ता प्रोडक्ट खरीदने की अगर कोशिश करेंगे तो प्रोड्यूसर को सस्ता प्रोडक्ट बनाएगा, तो सस्ता प्रोडक्ट बनाएगा तो इन्फ्लेशन की कंडीशन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी में इन्फ्लेशन की कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका, जो आरबीआई जनरली यूज़ करती है। मनी सप्लाई इन्फ्लेशन की कंडीशन पर डाउन कर दिया जाता है, यही तरीका है इन्फ्लेशन को सॉल्व करने का, इस कंडीशन को कर्व करने का। ओके, तो अब हम डिसइक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले हमने जाना कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो दोनों ही दो कंडीशन क्रिएट होते हैं, और दोनों डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन। पहली कंडीशन जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने पर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। इससे पहले हमने इसके बारे में बात करी और जाना कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन की कंडीशन को सॉल्व करता है। अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब डिमांड कम रह जाए और सप्लाई ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन में जनरली होता क्या है, जनरल प्राइस लेवल वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज का डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की किसी इकोनॉमी में 10 यूनिट और सप्लाई 15 यूनिट हो जाए, यानी प्रोड्यूसर ज़्यादा सामान बना के तैयार कर दे पर लोग उतनी डिमांड ही ना करें, तब क्या होगा? तब होगा ये कि इस 15 में से 10 यूनिट जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उतना तो बिक जाएगा, पर 5 यूनिट रह जाएंगी अनसोल्ड, जो बिकेंगी ही नहीं। अब इन अनसोल्ड गुड्स की वजह से प्रोड्यूसर को लॉसेस होते हैं। तो क्या करता है प्रोड्यूसर? ही विल कट डाउन द प्रोडक्शन लेवल। वो क्या करेगा? अगले साल प्रोडक्शन लेवल डाउन कर देगा। ये सोच के कि मेरे पास इतना तो पहले से ही बना रखा है, तो मैं दोबारा से 15 यूनिट क्यों बनाऊँ? मतलब वो अगली बार अगर 15 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे पता है कि 5 पहले से ही रखी है उसके पास स्टॉक में, तो वो इस बार 10 यूनिट और बनाए तो दोबारा से ही 15 यूनिट तैयार कर देगा। तो क्या किया? पिछली बार 15 यूनिट बनाए थे और इस बार सिर्फ 10 यूनिट बनाए। 5 यूनिट अनसोल्ड रखे हुए थे, इसलिए सिर्फ 10 यूनिट बनाए और दोबारा से 15 गुड्स का लेवल अचीव कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुई इसमें? पिछली बार 15 यूनिट बनाए थे तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिली होगी, ज़्यादा लोगों को जॉब पे रखा होगा, बट इस बार कम ही यूनिट बनाए हैं, कम प्रोडक्शन किया है, तो कुछ एक्स्ट्रा लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। अब जॉब से निकाल देने की वजह से होता ये, लोगों के पास जॉब अवेलेबल नहीं है, सैलरी नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी, मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया है, अगर ये पूरी इकोनॉमी में एक साथ होने लगे, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से अगर आप ये रिलेट करें तो सोचिए अगर सभी प्रोड्यूसर्स ऐसा करने लगे, इस पूरी इकोनॉमी में डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाए और सभी प्रोड्यूसर्स को अनसोल्ड गुड्स का लॉस हो और सभी प्रोड्यूसर्स कम प्रोडक्शन करें अगले साल, तो सभी प्रोड्यूसर अपने फैक्ट्री से एक्स्ट्रा वर्कर्स को जॉब से निकाल देंगे, एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ता है, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम डाउन हो जाएगी। इनकम अगर डाउन होगी तो ये लोगों को दिक्कत करेगा। अब लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकें, तो वो कम प्राइस वाले, कम कीमत वाले प्रोडक्ट को ही खरीदना पसंद करेंगे और प्रोड्यूसर को वही गुड्स बना के उनको सप्लाई करना पड़ेगा। जनरल प्राइस लेवल में जो डिक्रीमेंट आता है, इसी को हम डिफ्लेशन की कंडीशन बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने कम कर दिया। 15 यूनिट पिछले साल बनाया था, 5 यूनिट अनसोल्ड रह गया, तो इस बार उसने सिर्फ 10 यूनिट बनाया और दोबारा से 15 यूनिट्स का लेवल अचीव कर लिया। तो प्रोडक्शन 15 से 10 पे आ गया। तो प्रोडक्शन डाउन हो जाने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई अनएम्प्लॉयमेंट की, या फिर हम इसी को कहते हैं डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। यानी बैंकिंग के हिसाब से देखें तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई, क्योंकि अगर मनी सप्लाई कम हुई है तो मनी सप्लाई कम हो जाने की वजह से हमने देखा ये कंडीशन क्रिएट होती है डिफ्लेशन की। जनरल प्राइस लेवल में डाउन हो जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे, वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो सस्ते, यही डिफ्लेशन। अब अगर सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनाएगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट और फिर से ये दिक्कत साइक्लिकल वे में चलते रहेंगे। तो मनी सप्लाई कम हो जाने की वजह से ऐसा होता है। आरबीआई इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए बस एक सॉल्यूशन ढूंढती है, वो है मनी सप्लाई को बढ़ा दे। अगर मनी सप्लाई को आरबीआई किसी भी तरीके से बढ़ाने में सक्षम है, बढ़ा पाती है, तो डिफ्लेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डिफ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये था बेसिक फंडा, जो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, जिसमें आरबीआई गवर्नर या फिर जो अथॉरिटी है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। एक चीज़ आपके बुक में भी आपको लिखी हुई मिल जाती है, पर रीज़न नहीं दिया रहता है कि ऐसा क्यों होता है। आपको लिखा मिल जाएगा कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए डिफ्लेशन की कंडीशन में मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, पर क्यों बढ़ाते नहीं लिखा होता। वही सेम चीज़ इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई डाउन कर देते हैं, क्यों कर देते हैं उसके बारे में नहीं लिखा होता। इसलिए मुझे लगा ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आगे जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जो आरबीआई यूज़ करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने में, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बनाई। तो इस वीडियो में इसमें कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इकोनॉमी में आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके मनी सप्लाई को घटाता या बढ़ाता है। अगर इन्फ्लेशन है तो ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई कम करनी है, डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई बढ़ानी है, तभी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे, तभी हम दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ पाएंगे। आरबीआई इसी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपने फंक्शन पढ़ा है कि आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है जो क्रेडिट क्रिएशन से होता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन अगर आरबीआई करेगा तो ये चीज़ें जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशंस क्रिएट होती हैं तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी को।